तो आज का टॉपिक क्या है अपना? SAM। तो गाइस अपना आज का टॉपिक है एस ए एम। एंड एस ए एम स्टैंड्स फॉर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये एक कंडीशन है विच इज़ कंडीशन ऑफ सीवियर अंडर न्यूट्रिशन सीन इन चिल्ड्रन ऑफ एज फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 years ऑफ एज। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनको जो बच्चे होते हैं उनको बहुत कम न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे वो माल नरिश्ड हो जाता है और उनमें बहुत सारे फीचर्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि वेस्टिंग का फीचर होता है और भी कई फीचर्स होते हैं वो देखे जा सकते हैं। तो अब अपन आ जाते हैं कि कैसे इसको अपन डायग्नोस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके ओपीडी में कोई बच्चा आता है जो आपको दिख रहा है सीवियरली माल नरिश्ड है, तो उसको अपन कैसे डायग्नोस करेंगे? तो एसएम के 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका जो वेट टू हाइट रेशो है वो लेस देन -3 स्टैंडर्ड्स आना चाहिए। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल एक मैं वेट और हाइट का एग्जांपल लूँ। फॉर एग्जांपल एक बेबी होता है, यदि वो उसकी हाइट है 78 to 80 सेंटीमीटर्स, तो उसका वेट होना चाहिए 10 kgs। या फिर इसका वाइस वर्सा है, उसका 10 kgs वेट है तो उसकी हाइट होनी चाहिए इतनी। लेकिन जब वो इससे बहुत कम होती है, जो कि -3 स्टैंडर्ड डिविएशन से भी नीचे चली जाती है उसका क्राइटेरिया, यदि अपन चार्ट पर प्लॉटिंग करें, तो दिस इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग एस ए एम। सेकेंड क्राइटेरिया है अपना कि जो अपन शाकी स्टेप होता है, जो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस लेते हैं, वो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस वो आती है यदि लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। तो वो वन ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है फॉर डायग्नोसिंग एस ए एम। और थर्ड क्राइटेरिया होता है बायलेटरल पिटिंग इडीमा। तो अपने 3 क्राइटेरिया में से कोई सा भी एक यदि क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो अपन बेबी को डायग्नोस कर देंगे विद द सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अब जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है ये एक अम्ब्रेला टर्म है ना। अम्ब्रेला टर्म इन द सेंस कि माल न्यूट्रिशन तो है, ये तो सर आपने बता दिया माल न्यूट्रिशन है, लेकिन वो किस टाइप का माल न्यूट्रिशन है उसको फिर अपन ने फर्दर क्लासीफाई करा है। जैसे कि यदि उसमें अपन इसको ऐसे क्लासीफाई करा है इनटू क्वाशियोरकर एंड मैरिस्मस। अब दोनों क्या चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए, उसको एग्जिस्ट रखने के लिए अपने को कार्ब्स की ज़रूरत होती है। कार्ब्स इन द सेंस एनर्जी की ज़रूरत होती है, और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और सेकेंडली बॉडी को बिल्ड करने के लिए ज़रूरत होती है अपने को प्रोटीन्स की। तो इन दोनों की यदि किसी केस में डेफिशिएंसी है तो उसके रिस्पेक्टिव डिजीज़ होती हैं, और उसके रिस्पेक्टिव डिजीज़ ही है क्वाशियोरकर मैरिस्मस। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं क्वाशियोरकर। इसमें क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी मिलती है। मतलब बेबी, अच्छा मैं बताऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक विलेजर आई, एक मदर है जो विलेज में रहती है, उसको इतना कोई नॉलेज नहीं है और बहुत पुअर क्लास फैमिली से आती है। तो बेबी को अपने बस वो अ, रोटी, चावल और आलू, ये सब खिलाती है, और बहुत कम दाल, बहुत कम प्रोटीन सोर्स। तो उस केस में क्या होगा, इसको अपन डायग्नोस करेंगे क्वाशियोरकर, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं जा पा रहा है उसकी बॉडी में, केवल कार्ब्स जा रहे हैं, तो एनर्जी बढ़िया है उसके लिए। तो उस केस में वो बच्चा कैसा दिखेगा आपको, उसका ब्लोटेड स्टमक दिखेगा, है ना। उसको ईडीमा दिखेगा आपको, बाइपेडल ईडीमा, मतलब पैरों में आपको ईडीमा दिखेगा, पेटिंग ईडीमा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन कम है। और प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं अपन एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। अब जब एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स में आपके प्रोटीन नहीं है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड ब्लड वेसल से ऊज आउट कर जाएगा। दैट लीड टू बाइपेडल ईडीमा, है ना। और उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? वेस्टिंग होगी, मसल वेस्टिंग होगी, क्योंकि उसको प्रोटीन नहीं है। अब ये बात हो गई क्वाशियोरक्योर की। अब अपन बात करते हैं मैरिस्मस की। मैरिस्मस टर्म को मैंने ऐसे याद रखा था कि मैरिस्मस मतलब मरा मरा, मरियल। तो उसको ना प्रोटीन मिल रहा है ना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो बेसिकली मैरिस्मस में प्रीडोमिनेंटली तो उसको कार्ब्स नहीं मिलते, लेकिन इन जनरल देखा जाता है तो उसको प्रोटीन भी नहीं मिल रहा और कार्ब्स भी नहीं मिल रहे, कार्ब्स ज़्यादा नहीं मिल रहे।
मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, फर्स्ट केस में क्वाशियोरकर में उसको राइस मिल रहा था और रोटी मिल रही थी और पोटैटो मिल रहा था, जो कि दे आर गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स। लेकिन सेकंड केस में ये भी नहीं मिल रहा, तो उसको प्रोटीन तो मिल ही नहीं रहा है और कार्ब्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो दिस इज़ द केस ऑफ मैरस्मस। उसमें भी उसको सीवियर वेस्टिंग होगी, उसकी मसल्स पूरी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल आप उसके रिब्स देख सकते हो, उसकी बोनी स्ट्रक्चर देख सकते हो। उसका जो फेस है ना, वो फेस के यहाँ बकल जो फैट पैड होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको कैरेक्टरिस्टिक एक चिपमंक फेस हो जाएगा, एक बूढ़े लोगों का जैसा फेस होता है ना वैसा फेस हो जाएगा। उसके बाल बहुत ड्राई हो जाएंगे और प्लकेबल हो जाएंगे। लेकिन उसको ईडीमा नहीं होगा। ईडीमा क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो है ही, लेकिन उसको कार्बोहाइड्रेट और कार्ब की भी डेफिशिएंसी है। और क्योंकि उसकी बॉडी में फ्लूइड इतना है ही नहीं, इतना ना के बराबर फ्लूइड होने के कारण उसको ईडिमा भी नहीं मिलता है। तो और प्रोटीन डेफिशिएंसी इसमें रिलेटिवली कम होती है मैरस्मस में, है ना। और अब अपन आ जाते हैं कि जैसे अपन ने इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कर लिया, इसको अपन ने कैसे क्लासीफाई करा इनटू मैरस्मस एंड क्वाशियोरकर। अब अपन आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट में। अब यदि आपके पास आया ओपीडी में केस आया कि आपने उसको डायग्नोस करा एसएएम का, तो स्ट्रेट अवे पहले आप उसको दिमाग में लाओगे कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है केस। कॉम्प्लिकेटेड केस लाइक उसको इन्फेक्शन है ना, या फिर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन है, उसको भूख नहीं लग रही। अब बेसिकली कोई बच्चा इतना अंडर नरिश्ड है तो उसको भूख लगनी चाहिए, लेकिन उसको भूख नहीं लग रही, है ना। या फिर उसको, हाँ, भूख नहीं लग रही है उसको, या फिर उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो थोड़ा लेथार्जिक हो रहा है, कोमाटोज हो रहा है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। और अनकॉम्प्लिकेटेड में मतलब अभी आपको नॉर्मल सा दिख रहा है ना, और उसको भूख भी लग रही है, तो आप उसको होम ट्रीटमेंट दे सकते हो। लेकिन अब यदि वो कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में डब्ल्यू की एक गाइडलाइन है जो 10 स्टेप्स बताती है। तो डब्ल्यू की वो 10 स्टेप गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है। उसको अ, उसको अपन को आईपीडी में लेके, मतलब कि उसको एक बार अपने को हॉस्पिटलाइज करना है। और उसका जो ट्रीटमेंट है ना वो 6 to 8 वीक्स चलेगा, मतलब अराउंड 2 मंथ्स वो हॉस्पिटलाइज रहेगा। और वो अपने को जो पूरी 10 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, वो गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो वो 10 स्टेप्स कैसे याद रख सकते हैं अपन? तो बेसिकली 10 स्टेप्स याद करने का एक फार्मूला है, मैंने खुद ने बनाया है। मतलब मैंने बनाया था जब मैं फर्स्ट थर्ड ईयर में था, फाइनल ईयर में था। तो जब अपन उसको उसको बेसिकली बहुत सारे बच्चों को वो याद करने में तकलीफ आती है। उसकी डिटेल कुछ नहीं है, बस वो एक सीक्वेंस याद रखनी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है। हाँ, तो उसको, अब ये आपने जैसे पिक्चर देख लिया, तो इसमें आपने देखा एक मोटा सा व्यक्ति आइसक्रीम और मोमोज खा रहा था। और वो मोटा है इसलिए इसका निमोनिक ऐसा है: हरिहर दास ईट्स आइसक्रीम एंड मोमोज इन स्पाइट ऑफ हिज क्रॉनिक शुगर प्रॉब्लम। अब ये सेंटेंस याद रखने से आपको पूरे वो 10 स्टेप्स है ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। वापस मैं निमोनिक बोलता हूँ: हरिहर दास ईट्स आइसक्रीम एंड मोमोज इन स्पाइट ऑफ हिज क्रॉनिक शुगर प्रॉब्लम। अब अपन इसको उससे मैच करते हैं। हरी, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, हरी हर, सेकेंड एच हाइड्रेशन, दास डी फॉर डिहाइड्रेशन, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, हरी हर दास ईट्स आइसक्रीम, आई फॉर इन्फेक्शन, आइसक्रीम एंड मोमोज, एम फॉर micronutrients, Hariha Das eats ice cream and momos in spite. I again initiate feeding. Eats ice cream and momos in spite of his chronic. C stands for ketchup growth, and Hariha Das eats ice cream and momos in spite of his chronic sugar. S stands for sensory stimulation and sugar problem, and P stands for uh, प्रिपेयर फॉर फॉलोअप। ये 10 स्टेप्स हैं। ये 10 स्टेप्स को अपन फॉलो करना है। फर्स्टली अपना एक स्टेबलाइजेशन फेज़ होता है, एक रिहैबिलिटेशन फेज़ होता है। स्टेबलाइजेशन फेज़ में आपको पहले के
6 जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करना है और फिर रिहैबिलिटेशन में बाद के 4 कंपोनेंट फुलफ़िल करना है। तो गाइस अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।